अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से हो। मैं हूं यूनिस सर, फैकल्टी सोशल साइंस, ल्यूमिनस कैंडल सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। प्यारे बच्चों, आज के इस पहले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल साइंस स्वीक्स चैप्टर नंबर 5 जुडिशरी। ऑलरेडी हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया है जूम क्लासेस में, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि इसका एक वीडियो लेक्चर हो ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से जहन में रहे। लेट स्टार्ट। जुडिशरी, इस वाले चैप्टर में हमने डिस्कस करना है कि जुडिशरी क्या होता है, जुडिशरी का क्या रोल है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है, जुडिशरी का स्ट्रक्चर और साथ साथ में इसके ब्रांच, ये सब हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। सबसे पहले लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल पीपल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जुडिशरी होता क्या है। जुडिशरी एक ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का। देयर आर टोटल 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट। नंबर 1 इज legislature, and the work of the legislature is to make laws. Number 2 is executive. Its work is to execute, to implement the same laws passed by the parliament, by the 2 houses of the parliament, that means Lok Sabha and the Rajya Sabha. And the third organ of the government is judiciary, and its work is to enforce that laws that are passed by the parliament and executed by the executive. इसका काम क्या होता है? इन केस अगर कोई फर्द, इफ ए पर्सन वायलेट्स द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, उसके खिलाफ जुडिशरी कार्रवाई किया करता है और उसको सजा देने का हक, सजा देने का पावर जुडिशरी के हाथ में होता है। तो अब हम इसको विस्तार से, अच्छे से नोट्स के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत हम यहां से करेंगे। लॉज अप्लाई इक्वलिटी टू ऑल पीपल। जितने भी लॉज बनते हैं, जितने भी लॉज पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं या जितने भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, वो सारे लॉज जो भी सिटीजन होगा हिंदुस्तान का, उस पे अप्लाई होता है। हर एक फर्द पे जो भी लॉ बनेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, इन सारी चीजों को एक साइड में रख के जो लॉ ये सारे लोगों पे इक्वली लागू होता है। A certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated. अब जब ये लॉ सारे लोगों पे लागू होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें अपनी जिंदगियों का गुजारा किया करना पड़ता है। एंड वी हैव टू फॉलो दैट लॉज। इफ ए पर्सन वायलेट्स द लॉ, देयर इज ए फिक्स्ड प्रोसीजर। उसके लिए एक बाजाब्ता एक प्रोसीजर होता है कि इन केस अगर कोई फर्द लॉ को वायलेट करेगा, किस प्रोसीजर के हिसाब से इसको सजा दी जाएगी। To enforce this rule of law, we have a judicial system that consists of mechanism of courts that a citizen can approach when a law is violated. इस रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करने के लिए बाजाबता एक जुडिशियल सिस्टम होता है, एक कोर्ट्स का एक मैकेनिज्म होता है। जुडिशरी में कोर्ट्स का एक मैकेनिज्म होता है, यानी कि हमारे पास पूरे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट होता है, स्टेट में हाई कोर्ट होता है या डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। जो लॉ जिसका जैसा नेचर होगा, अकॉर्डिंगली उस कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, अकॉर्डिंगली उस कोर्ट में वो सजा सुनाई जाती है। As an organ of the government,
गवर्नमेंट का एक ऑर्गन होने के नाते द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में जुडिशरी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, अहम रोल है। इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट। और जुडिशरी का अगर इतना पावर है, जुडिशरी का अगर इतना रोल है, जुडिशरी एक वाइटल रोल जो है इसमें इसका एक कंट्री में होता है, ये तभी ये मुमकिन है जब जुडिशरी, यहां की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो डिपेंडेंट ना तो लेजिस्लेचर पे है ना तो एग्जीक्यूटिव पे है। और ही दिस जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट इन इंडिया। किस तरह से, वो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हमारा है व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का क्या रोल बनता है। सबसे पहली बात, वर्क ऑफ जुडिशरी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। जुडिशरी क्या क्या काम करता है, क्या रोल है इसका, यह हमें नीचे दिए गए पॉइंट से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला काम, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सबसे पहला रोल क्या है जुडिशरी का, यह रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स। जितने भी डिस्प्यूट्स, तनाजे, मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को, उन डिस्प्यूटों को रिजॉल्व करने का काम जुडिशरी का होता है। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स। ये इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। ये डिस्प्यूट्स जो होते हैं, ये डिस्प्यूट्स मुख्तलिफ सिटीजनों के बीच में, एक सिटीजन को दूसरे सिटीजन के बीच में हो सकता है, या सिटीजन को गवर्नमेंट के साथ हो सकता है, बिटवीन टू गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, या दो स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट को दूसरे स्टेट गवर्नमेंट को ये इसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, इसके साथ कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा, तो उन वाले डिस्प्यूटों को भी सॉल्व किया करता है जुडिशरी। एंड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कभी कभार सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम जो होता है, सबसे पहला काम वो है जुडिशरी का। दूसरा, जुडिशियल रिव्यू। दूसरा क्या वर्क होता है इसका, दूसरा रोल क्या है इसका, ये जुडिशियल रिव्यू क्या करता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, जुडिशरी हैज अ पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट if it believes that these are violation of the basic structure of the constitution. This is called a this is called a judicial review. Judicial review क्या होता है, इन केस जो अभी मैंने आपको बोला, जो लेजिस्लेचर लॉ को पास करता है और एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है, इन केस ये जो पार्लियामेंट में बनाया हुआ लॉ, इन केस अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तो पास करने से पहले, लागू करने से पहले जुडिशरी इसको रिव्यू किया करता है, इसको देखता है कि कहीं मतलब ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं जाता है। और इन केस इफ इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो तब जाके लॉ पास नहीं होता है, तब जाके लॉ नहीं बनता है, लॉ एनफोर्स नहीं होता है तब जाके। लिहाजा जुडिशरी का एक और बहुत अहम काम यह है कि लॉ को बनाने के बाद ये इस लॉ को रिव्यू किया करता है कि यह मतलब कहीं वायलेशन करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इस वाले सिस्टम को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तीसरा काम क्या है इसका, अपहोल्ड द लॉ एंड एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। और इसका मतलब क्या है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। इन केस अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं किसी सिटीजन के, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट या सिटीजन के द्वारा, एक सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं, वायलेट होते हैं, तो तब जाके इस सिटीजन का ये हक बनता है कि ये या तो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा या हाई कोर्ट चला जाएगा, ताकि इसको जो छीना हुआ, वायलेट किया गया फंडामेंटल, इसके साथ जो वायलेशन हुआ फंडामेंटल राइट्स का, ताकि वो इस सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके न्याय हासिल करें, जस्टिस हासिल करें। लिहाजा ये रोल है जुडिशरी का। सबसे पहला ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करता है, जुडिशियल रिव्यू क्या करता है, और लॉ को अपहोल्डिंग करता है और एनफोर्स करता है, हर एक सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स देता है। दूसरा टॉपिक है इसमें, व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, इंडियन जुडिशरी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी।
इंडिपेंडेंट जुडिशरी से क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी से मतलब इन पॉइंट से हमें समझ में आएगा। अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफियर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी। याद रखना, जो भी 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर ना तो एग्जीक्यूटिव के मसले में इंटरफियर कर सकता है, ना एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के मसले में, ना जुडिशरी का अपना एक पावर होता है, एग्जीक्यूटिव का अलग एक अपना पावर होता है, और जुडिशरी लेजिस्लेचर का अपना पावर होता है। सेपरेट पावर्स, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर्स among the organs of the government, that is जुडिशरी अपना अलग, एग्जीक्यूटिव अपने पावर्स, जुडिशरी अपने पावर्स। याद रखना, जो बाकी गवर्नमेंट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है, ये जुडिशरी के इस रोल को, जुडिशरी के काम में, जुडिशरी के पावर में इंटरफियर कभी नहीं कर सकते, कैन नॉट इंटरफियर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन द बिहाफ। जो कोर्ट्स होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं, ये गवर्नमेंट के अंदर नहीं होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। कभी कभार गवर्नमेंट के खिलाफ भी ये कभी कभार बोल सकते हैं। इनका एक पावर होता है, इनका बहुत बड़ा पावर होता है कि ये गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कभी कभार गवर्नमेंट से अगर कोई गलती हो जाएगी तो जुडिशरी इसके ऊपर होता है, और जुडिशरी इसको वो ना करने पे मजबूर ना करेगा। एंड इट डज नॉट एक्ट ऑन द बिहाफ, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे नहीं चलता है, ये दिस इज इंडिपेंडेंट। Independence of judiciary allows the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. इतना ही नहीं, अभी मैंने जो बात की, जो लेजिस्लेचर का पावर है, जो एग्जीक्यूटिव का पावर है, इन केस इफ दे मिसयूज्ड देयर पावर्स, अगर लेजिस्लेचर का जो अपना पावर है, एग्जीक्यूटिव का जो अपना पावर है, अगर कभी कभार इन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने अपने पावर को मिसयूज किया, तो इसको भी चेक करने वाला कौन है? जुडिशरी। और इसको मिसयूज करने से परहेज करने का जो पावर होता है वो जुडिशरी के पास होता है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। और इतना ही नहीं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मुराद ये है कि ये इसका एक बहुत अहम रोल है, क्रूशियल रोल है, ये प्रोटेक्ट करता है एक सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। लिहाजा जो जुडिशरी है, जुडिशरी, इस वाले टॉपिक में हमने ये क्लियर किया कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब ना लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव इनके पावर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता, और एनफोर्स, ये प्रोटेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इसके अलावा हमारा जो तीसरा टॉपिक इसमें है वो है स्ट्रक्चर क्या है जुडिशरी का। जुडिशरी का क्या स्ट्रक्चर है? देयर आर 3 लेवल्स ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया। यहाँ पे 3 लेवल्स ऑफ द कोर्ट्स हैं, यानी कि एक लेवल है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। जितने भी ये लॉ का नेचर जो होता है, ये ना जितने भी जो है इन केस वायलेशन जो होता है, वायलेशन ऑफ द लॉ का नेचर किस टाइप का है, उसी हिसाब से केस या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में चला जाता है, या सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जितने भी छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे डिस्प्यूट्स होते हैं सिटीजन्स के बीच में, वो वाले डिस्कस किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किए जाते हैं। द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट, और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट। उनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ये डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट उसको कोर्ट बोलते हैं, या उसको तहसील लेवल कोर्ट भी बोला जा सकता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना एक कोर्ट होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और जितने भी छोटे छोटे ये जो है मुद्दे, डिस्प्यूट्स होते हैं सिटीजन के बीच में, वो इंटरेक्ट वही किए जाते हैं, वो उसकी सुनवाई वही पे हो जाती है। दूसरा होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, एवरी स्टेट, ईच स्टेट एंड हैज अ हाई कोर्ट विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। हर एक स्टेट में अपना अपना एक कोर्ट होता है, हर एक स्टेट में अपना अपना एक कोर्ट होता है, और स्टेट लेवल कोर्ट को बोलते हैं हाई कोर्ट। और ये इस वाले कोर्ट में जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, बड़े बड़े डिस्प्यूट्स होते हैं, बड़े बड़े केसेस होते हैं, वो इसी हाई कोर्ट में जो है उनकी सुनवाई, और वो वहीं पे उठते हैं, और वहीं पे ये जो है जस्टिस वगैरह उन डिस्प्यूट्स के साथ किया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे इंडिया में क्या है, देयर आर ओनली 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। कभी कभार पंजाब और हरियाणा में एक ही हाई कोर्ट है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक ही हाई कोर्ट है, कभी कभार दो स्टेटों के बीच में भी एक ही कोर्ट होता है। तो देयर आर टोटल 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। ये बात याद रखने की बहुत जरूरत है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हर एक कंट्री में कंट्री लेवल कोर्ट जो होता है, जैसे टॉप लेवल कोर्ट, जितने भी इन केस वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वगैरह हुआ करते हैं, अगर किसी सिटीजन के साथ वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो वो चला जाएगा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकता। हाई कोर्ट में भी अगर जा सकता है, लेकिन उसके लिए डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये जो होता है फंडामेंटल, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का काम होता है जब भी कभी कभार जो है फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं, वायलेट होते हैं, तब जाके इन दैट केस ए पर्सन कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। याद रखना, ये टॉप लेवल कोर्ट होता है। द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द अदर कोर्ट्स, और जो यहां पे डिसीजन लिया जाएगा वो हाई कोर्ट पे भी, हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। और इसकी लोकेशन कहां पे है? न्यू दिल्ली में हमारा सुप्रीम कोर्ट है। In India, we have integrated judicial system, which means that the decision is made by the higher court or binding on the lower courts. जो अभी मैंने बात यहां पे की आपके सामने, हिंदुस्तान में एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्या है? हायर कोर्ट जो डिसीजन लेगा, लोअर कोर्ट को उसको फॉलो जरूरी करना पड़ता है, लोअर कोर्ट उसको इनकार नहीं कर सकता, एंड इट इज बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया, हाई कोर्ट की ये मजाल, हाई कोर्ट का ये पावर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इनकार कर सके। अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये मजाल नहीं है, ये पावर नहीं है कि वो हाई कोर्ट के डिसीजन को फॉलो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। एपीलिएट सिस्टम एग्जिस्टेड इन इंडिया। यहां पे और एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं एपीलिएट सिस्टम। इसका मतलब क्या है? एपीलिएट सिस्टम का मतलब है दैट अ पर्सन कैन अपील टू हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। इन केस अगर किसी सिटीजन को यह लगता है कि जो लोअर कोर्ट ने डिसाइड किया, जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन लिया, वो मेरे हक में नहीं है, वो है और मेरे साथ नाइंसाफी हो गई, वो इसके ऊपर, इसके हाई कोर्ट में भी, इसका जो हायर कोर्ट होगा, अगर लोअर कोर्ट में यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसके साथ इसको लगता है कि नहीं यहां पे मुझे न्याय नहीं मिला, वो हाई कोर्ट चला जा सकता है। हाई कोर्ट में उसका न्याय, उसके डिस्प्यूट के साथ उसके साथ इंसाफ नहीं हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट चला जा सकता है। तो इस वाली सिस्टम को बोलते हैं बेटा, इस वाले सिस्टम को बोलते हैं एपीलिएट सिस्टम, जहां पे एक फर्द को, जहां पे एक इंसान को ये लगता है कि मुझे लोअर कोर्ट में जो डिसीजन है वो गलत साबित हो गया या वो उसके हक में नहीं है, तो वो हाई कोर्ट को भी अपील कर सकता है। तो इस वाले सिस्टम को बोलते हैं ये जो है एपीलिएट सिस्टम। इसके अलावा हमारा और एक टॉपिक है, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। जुडिशरी जो लीगल सिस्टम है, इसके क्या ब्रांचेस है? दो, एक तो क्रिमिनल लॉ, इस वाले टॉपिक में हमने पढ़ना है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बारे में। क्रिमिनल लॉ क्या होता है? क्रिमिनल लॉ वो वाला लॉ होता है डील्स विद कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइन्स एंड ऑफेंसेस। फॉर एग्जांपल थेफ्ट, हैरेसमेंट ऑफ ए वुमेन, डॉवरी, मर्डर। जितने भी थेफ्ट वाले केसेस होते हैं, वुमेन हैरेसमेंट केसेस होते हैं, डॉवरी केसेस या मर्डर केसेस, ये सारे केसेस आते हैं क्रिमिनल लॉ में। यानी कि अगर कोई थेफ्ट करेगा, अगर कोई चोरी करेगा या किसी लड़की के साथ कोई जबरदस्ती या डॉवरी या मर्डर किसी का करेगा, तो इसका मतलब इसने क्राइम किया, और जो लॉ इसके ऊपर जो लॉ इसको डील करेगा उसको बोलते हैं बेटा क्रिमिनल लॉ, उसको बोलते हैं। यानी कि इसने जो क्राइम किया, इस वाले क्राइम को, इस वाले ऑफेंस को बोलते हैं क्रिमिनल ऑफेंस। और जो लॉ अब इसके ऊपर कार्रवाई करेगा, जो लॉ इसके ऊपर कार्रवाई करेगा, उस लॉ को बोलते हैं बेटा क्रिमिनल लॉ, उसको बोलते हैं। दूसरा होता है सिविल लॉ। सिविल लॉ डील क्या करता है? किसी को हार्म हमने किया, किसी को इंजरी, लड़ाई किसी के साथ की, डिस्प्यूट्स, कभी कभार सेल ऑफ द लैंड, कभी कभार जमीन पे, कभी कभार तनाजे वगैरह उठते हैं, परचेज ऑफ गुड्स पे, रेंट पे, या डाइवोर्स केसेस होते हैं, ये सारे सिविल लॉ को डील करना पड़ता है। इसके अलावा इट यूजुअली बिगिनस विद द लॉगिंग ऑफ द एफआईआर। जब भी क्रिमिनल लॉ, जब भी कोई हमने क्राइम किया, थेफ्ट किया, हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन, या सबसे पहला काम क्या होता है? इसके ऊपर सबसे पहले एफआईआर काटना पड़ता है। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये थाने में लिखना होता है एफआईआर, और विच इन्वेस्टिगेट्स द क्राइम एंड आफ्टर विच द केस इज फिल्ड इन द कोर्ट। फिर जाके थाने का थानेदार जो होता है, एसएचओ जो होता है, वो इस क्राइम को इस एफआईआर क्या होता है? ये एक एप्लीकेशन होती है, ये एक एप्लीकेशन डाली जाती है कि नहीं मेरे साथ इसने ऐसा किया। फिर बाद में एफआईआर काटना पड़ता है। एफआईआर का काटने के बाद केस कोर्ट में चला जाता है, लेकिन एफआईआर काटने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बाय एसएचओ
थाने का जो हेड होता है वो पहले इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट के बाद एफआईआर काटने के बाद कोर्ट में इसकी सुनवाई चली जाती है। A petition has to be filed before the relevant court by the affected party only. सिविल लॉ में क्या होता है? सिविल लॉ में एफआईआर में काटना नहीं होता है। सिविल लॉ में डायरेक्ट कोर्ट को हमने क्या करना पड़ता है? डायरेक्ट हमने कोर्ट में केस करना पड़ता है। इफ फाउंड गिल्टी, अगर यहाँ पे क्रिमिनल लॉ में अगर कोई भी फर्द जो है गिल्टी प्रूफ हो गया तो तब जाके क्या किया जाएगा? द एक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल, इसको जेल जाना पड़ता है और इसके अलावा इसको फाइन भी कभी कभार हो सकता है। द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर। यहाँ पे इस सिविल लॉ में ये जो है कभी कभार कोर्ट सजा भी सुनाता है और कभी कभार ये जो है कोर्ट को एक स्पेसिफिक रिलीफ ये जो होता है कभी कभार बाइज्जत बरी भी किया जा सकता है या ये जो है इसकी सजा को कम किया जाता है। इसके अलावा और एक छोटा टॉपिक है इसमें, डज एवरीवन हैज एक्सेस टू द कोर्ट्स? क्या हर एक कोर्ट जा सकता है? ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस टू द कोर्ट्स इन द कंट्री। हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को, हर एक सिटीजन को, हिंदुस्तान के रहने वाले सिटीजन को ये हक है कि वो कोर्ट एक्सेस द कोर्ट इन दिस कंट्री, वो कोर्ट चला जा सकता है। दिस मीन्स दैट एवरी सिटीजन, इसका मतलब क्या है? हैज अ राइट टू जस्टिस टू द कोर्ट। हर एक को हक है, अपना जस्टिस हासिल करने का हक है यहाँ पे हर एक इंसान को इंडिया में। द कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल बट इन रियलिटी एक्सेस टू द कोर्ट्स हैव ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। यहाँ पे हर एक के लिए कोर्ट्स अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो गरीब लोग यहाँ पे हिंदुस्तान में रहते हैं उनको पता ही नहीं होता है, ये कोर्ट सिस्टम उनको पता नहीं होता है। लिहाजा उनके साथ जो गलत होता है उनको जो उनको नॉलेज नहीं होती है कोर्ट्स वगैरह की, किस तरह से क्या प्रोसीजर है, क्या मैकेनिज्म है, तो उस वाले सिस्टम में उनके साथ न्याय कभी कभार नहीं भी होता है। लिहाजा रियलिटी में क्या होता है, यहाँ पे एक डिफिकल्ट प्रोसेस बनता है गरीब लोगों के लिए कि वो कोर्ट्स चला जाए। और कोर्ट्स में अक्सर क्या होता है फिर बाद में जो गरीब लोग होते हैं यहाँ पे ये कोर्ट्स इसमें यहाँ पे प्रोसेस जो होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस इन द सेंस कि केस यहाँ पे रजिस्टर हमने किया, कोर्ट में हमने केस किया, 4 साल 5 साल 10 साल के बाद इसका रिजल्ट निकलता है और 10 साल तक तो वो इंसान मरा हुआ होता है। लिहाजा जो गरीब लोग होते हैं वो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि अब कंटिन्यूअसली अपना हक हासिल करें, लिहाजा फिर बाद में उनको पछताना ही पड़ता है, बाद में उनके साथ वो न्याय नहीं मिलता है। लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर एज वेल एज टेक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। अभी मैंने जो बात की, अभी तो पहला एक बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इसका कोर्ट्स का चक्कर मारते ये तो है, बहुत ज़्यादा इसका पैसा लगता है और साथ साथ में ये बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट। इन रेस्पॉन्स द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s devised a mechanism of public interest litigation or appeal to increase access to the justice। और इस वाली चीज को समझने के लिए कि गरीब लोगों को समझने के लिए इसका टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो और गरीब लोग अफोर्ड कर पाए, 1980s में एक मैकेनिज्म आया जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पिल का क्या मतलब होता है? इट अलाउड, इससे क्या हो गया, एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल ए पिल इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स हैव बीन वायलेटेड। अगर आपको राइट्स वायलेट हो गया और आपको ये ताकत नहीं है कि आप कोर्ट में जो है इसका प्रोसेस कर सके, तो आपके बदले कोई और फर्द या कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके बदले केस कर सकता है। तो उस वाले लिटिगेशन को, उस वाले मैकेनिज्म को बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसको बोलते हैं। द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आमतौर ये फेज आपने सुनी होगी, जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड इज ऑफन यूज्ड, ये अक्सर ये सुनते हैं हम लोग। टू करेक्ट एक्सटेंडेड टाइम पीरियड ऑफ द कोर्ट टेक, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अक्सर जो जस्टिस, जो हक हम हासिल करना चाहते हैं, अगर जो उसमें डिले बहुत ज्यादा हुआ करता है कोर्ट्स के दौरान, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि हमें यहां से इंसाफ नहीं मिल सकता। जस्टिस में डिले नहीं होना चाहिए था। इन केस अगर जस्टिस में डिले हो गया तो इट मीन्स जस्टिस डिनाइड। इसका मतलब हमें हक को हासिल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम उस पर बिताना पड़ता है, उस प्रोसेस में लगाना पड़ता है,
तब जाके हमें वो जो है हक हासिल होता है। However, in spite of this, there is no denying that judiciary has a player. लेकिन इसके बावजूद भी अगर हक मिलता है, अगर टाइम लगता भी है, अगर बहुत ज्यादा डिनाई हुआ क्या करता है, अगर बहुत ज्यादा डिले हुआ क्या करता है, लेकिन इसके अलावा भी इंडियन डेमोक्रेसी में हिंदुस्तान की जुडिशरी का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम रोल बनता है। सर्विंग एज ए चेक ऑन द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये पावर्स को चेक करता है, एग्जीक्यूटिव के पावर्स को चेक करता है, लेजिस्लेचर के पावर्स को चेक करता है, एज वेल एज प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, और साथ साथ में ये फंडामेंटल राइट्स को, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। ये मैंने एक क्विक रिव्यू आपका इस चैप्टर का दिया, तो मुझे उम्मीद है आपको अब अच्छे से ये समझ में आया होगा। खुदा हाफिज।